everyone, myself Dr. Renu from Government Girls College Sirohi, and in continuation to previous class of BSc Part 3rd Botany paper first Ecology। बच्चों आज हम इकोलॉजी में इससे पहले की दो क्लास में हमने एनवायरनमेंट इकोलॉजी के जनरल इंट्रोडक्शन और सिन इकोलॉजी के बारे में स्टडी की थी। आज हम इकोसिस्टम की जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात हम करेंगे, जलवायवीय कारकों के बारे में आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज व्हाट इज इकोसिस्टम। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण से हमारा तात्पर्य होता है सराउंडिंग या आसपास से होता है। इन जनरल जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि पर्यावरण क्या है, हमारे चारों तरफ जो भी सराउंडिंग प्रेजेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट में पर्यावरण की संकल्पना में कहते हैं हमारे आसपास का जो भी ये वातावरण है, जो भी सराउंडिंग्स है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। प्रकृति में जो कुछ भी हमारे आसपास दिखाई दे रहा है हमें, जैसे कि प्रकाश है, वायु, जल, मृदा, पादप, जंतु आदि सभी ये जो चीजें होती हैं इन सबको हम पर्यावरण की संरचना में रखते हैं। अर्थात पर्यावरण जो होता है भौतिक परिस्थितियों यानी कि प्रकाश, जल, मृदा और जैविक परिस्थितियों जैसे कि पादप, जंतु आदि का एक कॉम्प्लेक्स है, एक मिश्रण है जो जीवों को घेरे रहते हैं। यानी कि ये भौतिक और जैविक जो परिस्थितियां हैं वो आपस में जीवों को घेरे रहती है और ये जो इनका आपस में कॉम्प्लेक्स है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। और किसी भी जीव के पर्यावरण में वे सभी भौतिक एवं जैविक परिस्थितियों को हम इंक्लूड करते हैं जो कि उसकी जीवन की क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। पर्यावरण को हम बायोस्फीयर भी कह सकते हैं और बायोस्फीयर में हम अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे हाइड्रोस्फीयर, lithosphere, atmosphere, etc. The term environment has different meaning for different peoples. Most definition include the physical, chemical and biological component that influence the life of an organism are called as environment. Among the biological component, the human Homo sapiens occupy a central position as one of the organism. A recent development has been the emphasis on the impact of man itself on its own environment। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, एक सिंगल इंडिविजुअल जो होता है, मेनली हम बायोटिक फैक्टर्स की बात करें अगर तो हम ह्यूमंस को उसमें इंक्लूड करते हैं। तो मोस्ट डेफिनेशंस इंक्लूड फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं जो एक दूसरे की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। और the sum of all external conditions affecting the life, development and survival of an organism is called as environment. And one other definition is all the external factors, conditions and influences that affect an organism or a biological community is called as environment. अब हम environment में जब बात करते हैं तो उसमें अलग अलग घटकों की बात करते हैं। environment में जो घटक होते हैं मेनली जो होते हैं, ब्रॉडली अगर हम बात करें तो उनमें दो प्रकार के घटकों में डिवाइड करते हैं हम। जैविक घटक पाए जाते हैं पर्यावरण में और अजैविक घटक पाए जाते हैं, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग भी कहा जा सकता है और इनको हम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स भी कहते हैं। तो पहले हम पर्यावरणीय कारकों की बात करते हैं, फैक्टर्स की बात करते हैं, कितने प्रकार के फैक्टर्स हो सकते हैं। तो पहले जैविक और अजैविक घटकों का अगर हम बताएं तो जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स में हम इंक्लूड करते हैं जैविक घटकों की, भौतिक घटकों की बात कर रहे हैं बच्चों हम कि उसमें क्या क्या आ सकते हैं। वाटर आता है, सॉइल आता है, एयर आता है, टोपोग्राफी आती है, सोलर एनर्जी आती है, टेम्परेचर आता है, ग्रेविटी आता है एंड फायर यानी कि अग्नि आती है। अब हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। ये तो हो गए थे फिजिकल, यानी कि एबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं। एबायोटिक में वो जो सारी चीज़ें नॉन लिविंग होती हैं जिनमें मतलब सांस लेने की जो नहीं होती है कैपेसिटी, जिन्हें हम अजीवित कहते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उन्हें हम फिजिकल कंपोनेंट्स में इंक्लूड करते हैं। और इन कंपोनेंट्स में बता दिया है जल, मृदा, वायु, स्थलाकृति, सौर ऊर्जा, तापक्रम, गुरुत्व, अग्नि एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की कि बायोटिक कंपोनेंट्स में हम किसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ग्रीन प्लांट्स तो हमारे मेन कंपोनेंट्स होते ही हैं। हिट्रोट्रोफ्स को भी हम बायोटिक फैक्टर्स में लेते हैं। सूक्ष्मजीव यानी कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो भी बायोटिक फैक्टर्स ही के बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर ही आते हैं। एनिमल्स डेफिनेटली, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम बायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स जो कि हम सब। अब थोड़ा सा बच्चों पर्यावरण के कारकों के बारे में, जो एटमॉस्फेरिक या इकोसिस्टम के जो फैक्टर्स होते हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो बड़ा बड़ा इस
के हिसाब से अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द इकोलॉजिस्ट प्रिफर टू रिकॉग्नाइज 4 कैटेगरीज ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि अधिकतर जो भी इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने 4 मुख्य फैक्टर्स दिए हैं ये जलवायु कारकों को 4 मुख्य भागों में 4 प्रकार के मुख्य जलवायु कारक बताए हैं। फर्स्ट वन इज जलवायु कारक, यानी कि क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स होते हैं, ये जो 4 फैक्टर्स हैं उसमें पहला जो फैक्टर है वो जलवायु फैक्टर होता है, जिसमें दीज इंक्लूड्स द लाइट, टेम्परेचर ऑफ एयर, मतलब टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो हम टेम्परेचर ऑफ एयर यानी कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात करें, रेनफॉल जिसे आप प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं, वर्षा कहते हैं आप हिंदी में, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर यानी कि जिसे आप आर्द्रता कहते हैं, एंड फिफ्थ वन इज एटमॉस्फेयर यानी कि गैस, विंड, फायर, हमारे चारों तरफ का जो भी वातावरण है, इन सबको हम जलवायु कारकों यानी कि क्लाइमेटिक और एरियल फैक्टर्स के अंदर स्टडी करते हैं। सेकंड इज भू आकृतिक कारक, यानी कि इनको हम कहते हैं टोपोग्राफिक और फिजियोग्राफिक फैक्टर्स। These are the factors related with physical geography of earth and include the following, यानी कि क्या क्या होते हैं वो सारी चीजें जो अर्थ की फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि उसकी भौतिकी के साथ में अर्थ की यानी पृथ्वी की जो भौतिकी है उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं, उन्हें हम भू आकृतिक कारक या टोपोग्राफिक और फिजियोग्राफिक फैक्टर्स कहते हैं, विच इंक्लूड्स एटीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन चेन एंड वैलीज एंड स्टीपनेस एंड एक्सपोजर ऑफ स्लोप्स, यानी कि इसमें हम इन सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। थर्ड वन इज मृदा कारक, मृदा कारक को हम एडेफिक फैक्टर्स कहते हैं। दीज डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिटेल्स ऑफ रिलेटेड एस्पेक्ट्स, यानी क्या कह रहे हैं हम कि जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसका जो ये एडेफिक फैक्टर में हम मेनली जो स्टडी है हमारी डील करती है वो करती है सॉइल फॉर्मेशन के साथ में, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी, यानी कि उसकी भौतिकी कैसी है, सॉइल का टेक्सचर कैसा है, उसके साथ ही उसकी रासायनिक जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है। एंड फोर्थ वन इज जैविक कारक, जिसे हम बायोटिक फैक्टर कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। दीज आर ऑल काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ की जो जो डिफरेंट फॉर्म्स पाई जाती हैं उनके बीच में किस प्रकार का इंटरेक्शन होता है उसको हम बायोटिक फैक्टर के अंदर पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, उसका अध्ययन जो होता है वो जैविक कारकों यानी कि बायोटिक फैक्टर्स के अंदर करते हैं। विभिन्न पर्यावरणीय कारकों का पौधों पर क्या इफेक्ट होता है, यानी कि डिफरेंट जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं ये हमारे, वो प्लांट्स पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं उसका आप डायरेक्ट प्रेजेंटेशन बच्चों डायग्राम में देख सकते हैं। स्लाइड हमने शो कर रखी है उसमें देखिए, हमने पर्यावरणीय कारकों में बताया, क्लाइमेटिक फैक्टर्स में हमने बताया था लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी। तो यानी कि फर्स्ट हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात करें तो देखिए सनलाइट आ रही है, हमें पता है कि सूर्य का प्रकाश होता है, प्लांट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इवोपरेशन की प्रोसेस होती है, बादलों में जाता है पानी, वहां से वापस क्लाउड फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस होती है यानी कि वापस रेनफॉल होता है, रेनफॉल होकर के पानी वापस फिर से नीचे आ रहा है, जड़ों के द्वारा पानी अवशोषित होता है। यहाँ हम टोपोग्राफिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें, अर्थ की ज्योग्राफी की बात करें तो पानी नीचे इकट्ठा हो रहा है। फिजियोलॉजिकल नेचर ऑफ द सॉइल देखिए नीचे हमने लेफ्ट हैंड की तरफ लिख भी रखा है क्योंकि फिजियोलॉजिकल नेचर में हमने सॉइल स्लोप की बात की है, सॉइल वाटर की बात की है, मिनरल्स की बात की है, सॉइल एयर की बात की है। ये सारे के सारे फैक्टर्स हम एडेफिक फैक्टर्स में पढ़ते हैं कि एडेफिक फैक्टर्स में क्या आता है, सॉइल के केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसको इंक्लूड करते हैं और उसके साथ ही फिजिकल प्रॉपर्टीज को। डेफिनेटली प्लांट की ग्रोथ को और एनिमल्स को भी, प्लांट्स की और एनिमल यानी बायोटिक जो भी फैक्टर्स होते हैं, लिविंग फॉर्म्स होती हैं, उनकी ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। यहाँ हम सिर्फ पौधों पर प्रभाव देख रहे हैं, तो अगर मिनरल्स वगैरह उपस्थित होंगे तो डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। और थर्ड ऑन बायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो इंटरेक्शन ऑफ माइक्रोब्स और दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में इनका इंटरेक्शन जो होता है वो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को इंक्रीज करता है डेफिनेटली, और फिर से यही सारी प्रोसेस चलती रहती है। यानी कि क्लाइमेटिक फैक्टर, टोपोग्राफिक फैक्टर, एडेफिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर, ये चारों के चारों फैक्टर्स जो होते हैं वो प्लांट्स पर बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालते हैं। पर्यावरण का समग्रतात्मक अवधारणा जो होती है वो क्या है बच्चों की, क्या है होलो कोइनोटिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट।
देखिए डायग्राम में हमने बता रखा है कि पर्यावरण जो होता है वो अनेक भौतिक एवं जैविक कारकों से निर्मित है। हमें पता है डिफरेंट डिफरेंट जो फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, लिविंग फैक्टर्स होते हैं। ये सारे के सारे फैक्टर्स एक दूसरे से भिन्न तो होते हैं, परंतु एक दूसरे पर डिपेंड, यानी कि ये सारे जो फैक्टर है वो डिफरेंट है, डेफिनेटली डिफरेंट है, लेकिन इनका आपस में अंतर संबंध है। और जो नेचुरल कंडीशंस होती हैं उसमें जीव का जीवन किसी एक कारक से प्रभावित ना होकर समस्त पर्यावरणीय कारकों का जो एक योग होता है संपूर्ण पर्यावरण से प्रभावित होता है। यानी कि क्या कहता है समग्रतात्मक दृष्टिकोण? समग्रतात्मक दृष्टिकोण हमें ये कहता है कि सारे जीव, सारे जो फैक्टर्स है, चाहे वो भौतिक कारक हो या फिर जैविक कारक हो, वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है और किसी एक इंडिविजुअल जीव जो होता है वो किसी एक कारक से इफेक्ट नहीं होता है। सारे के सारे कारक एक दूसरे से क्रिया करके एक संपूर्ण पर्यावरण का निर्माण करते हैं और एक जीव जो होता है ये अपने चारों तरफ के संपूर्ण पर्यावरण के साथ में इफेक्ट होता है। संपूर्ण जो समस्त पर्यावरणीय कारक होते हैं वो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि जालनुमा संरचना बनाते हैं। आप स्लाइड में देख सकते हैं बच्चों के सारे जो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। मैन की बात करें, टाइम की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, सोलर रेडिएशन की बात करें, आप कॉस्मिक रेडिएशंस की बात करें, चाहे एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन की बात करें, चाहे हम विंड की बात करें, चाहे वाटर की बात करें, चाहे टोपोग्राफी की बात करें, चाहे ग्रेविटेशन की बात करें, चाहे पेरेंट मटेरियल की बात करें, सॉइल की बात करें या अदर प्लांट्स की बात करें, फिर से एनिमल्स आ गए, फिर से मैंस आ गए। यानी कि ये सारे के सारे जो कारक हैं वो एक दूसरे के साथ में इस तरीके से गुथे हुए हैं कि वो एक फैब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और कोई भी एक कारक इंडिविजुअल किसी एक को इफेक्ट नहीं कर रहा है, ये सारे के सारे समग्र रूप से एक साथ इफेक्ट करते हैं। इसी अवधारणा को हम पर्यावरण की समग्रतात्मक अवधारणा या होलोकोइनोटिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट कहते हैं। अब अगर हम पर्यावरण की अवधारणाओं के बारे में बात करें बच्चों, तो पर्यावरण के कारकों एवं जीवों में जो संबंधित नियम हैं उसकी बात करते हैं कि कैसे इनके बीच में आपस में संबंध होता है, उसके लिए क्या नियम दिए गए। तो पर्यावरण के जैविक एवं भौतिक घटक परस्पर एक दूसरे को और उसके चारों तरफ जो उपस्थित अन्य जीवों को भी प्रभावित करते हैं। जीव तथा पर्यावरण के बीच पाए जाने वाले जो पर्यावरणीय संबंध होते हैं उनको हम डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग जो सिद्धांत के द्वारा इसे समझाने की कोशिश की है कि कैसे जो पर्यावरणीय फैक्टर होते हैं वो सराउंडिंग्स को इफेक्ट करते हैं, ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट करते हैं और ह्यूमन बींग कैसे इन कारकों से इफेक्ट होता है। तो इसमें जो अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं उसमें जो फर्स्ट सिद्धांत है वो लिविंग का न्यूनतम का सिद्धांत जिसे हम कहते हैं 1840 में दिया गया था। इसे सीमाकारी कारकों का सिद्धांत ब्लैकमेल ने, इसी का मॉडिफाइड वर्जन था जिसको हमने नकार दिया था। लिविंग का न्यूनतम का जो नियम है वो ही ज़्यादा इफेक्टिव है बच्चों। लिविंग के अनुसार पौधों में वृद्धि उनको प्राप्त खनिजों में सबसे कम मात्रा में उपस्थित खनिजों में, यानी कि लिविंग ने कैसे समझाया इसे, उन्होंने कहा कि अगर हम प्लांट की ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ के लिए हमें पता है अलग अलग पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है प्लांट्स को। तो लिविंग ने ये बताया कि प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो सबसे ज़्यादा उस खनिज तत्व से इफेक्ट होगी जो उसको सबसे कम मात्रा में ज़रूरत होगी, यानी कि जिस चीज़ की प्लांट को सबसे कम मात्रा में ज़रूरत है, जिस खनिज की सबसे कम मात्रा में ज़रूरत है, वही उसकी ग्रोथ को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। यहाँ हम एक बात करें कि जैसे एक चेन है, उस चेन में सभी कड़ियाँ मजबूत है, लेकिन मजबूती तभी बढ़ सकती है जबकि कमजोर जो सबसे वीक वाली है उसकी हम जो वीकनेस है उसको बढ़ा दें। मतलब हम क्या कह रहे हैं बच्चों कि कैसे आप नियम को लागू कर सकते हो कि जो चीज़ सबसे कम मात्रा में चाहिए है, यानी कि अगर हमें आवश्यक तत्वों में से किसी एक तत्व के अलावा सभी तत्व अगर पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हैं तो उस पौधे की वृद्धि जो होती है वो नियंत्रित हो जाती है। तो न्यूनतम मात्रा में जो उपस्थित है कंपोनेंट हमें उसकी ज़रूरत है। इससे हम जो न्यूनतम मात्रा वाले तत्व की मात्रा को अगर हम बढ़ा दें तो डेफिनेटली प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाएगी। बाकी वाले चाहे कितने भी ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हो, लेकिन हमें जिस चीज़ की सबसे कम मात्रा में ज़रूरत है वही ग्रोथ को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो इस नियम को लिविंग का न्यूनतम का नियम, लिविंग्स लॉ ऑफ मिनिमम कहते हैं। इसके बाद में ब्लैकमैन नामक साइंटिस्ट ने 1905 में सीमाकार की सिद्धांतों का भी एक दिया था। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर भी प्रतिपादित किया था जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस के अकॉर्डिंग था, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली है एज कम्पेयर टू लिविंग्स लॉ ऑफ मिनिमम। सेकेंड हम बात करें तो सहनशीलता का नियम था जिसे शेल्फोर्ड नामक साइंटिस्ट ने दिया था 1913 में।
सेल्फोर्ड ने कारकों की न्यूनतम सीमा के साथ ही अधिकतम सीमा के महत्व को भी लिया। सेल्फोर्ड ने बोला कि हाँ, लिविंग्स लॉ ऑफ मिनिमम तो ठीक है, लेकिन हम न्यूनतम की ही बात क्यों करें, इसके साथ साथ में हमें अधिकतम की भी बात करनी चाहिए। सेल्फोर्ड के अनुसार कोई भी कारक टू मच और टू लो की मात्रा में जीवों की वृद्धि और जनन क्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डाले। यानी उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी कारक हो, चाहे कम मात्रा में चाहिए चाहे ज्यादा मात्रा में चाहिए, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा है तो भी नेगेटिव इफेक्ट डालेगा और अगर बहुत कम है तो भी नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। एक इक्विलिब्रियम बन के रहना चाहिए। इनको, इस सिद्धांत को उन्होंने सहनशीलता के नियम के नाम से प्रतिपादित किया था और उन्होंने बताया कि जीवों के भौतिक पर्यावरण के कारकों को सहन करने की जो क्षमता होती है वो एक न्यूनतम और एक अधिकतम सीमा होती है। यानी कि हम कितना मिनिमम में सरवाइव कर सकते हैं या कितना मैक्सिमम में, इन दोनों ही चीजों को सहन करने की एक सहनशीलता होती है, एक उनमें लिमिटेशन होती है। अगर आप उससे एक्सीड करेंगे या उससे कम होगा तो डेफिनेटली वो प्लांट्स की ग्रोथ पर एडवर्स इफेक्ट डालेगी। इस नियम को हमने सहनशीलता का नियम कहा था। इसी नियम के बाद में पारिस्थितिकी आयाम का भी एक कॉन्सेप्ट दिया गया था जिसको ज्यादातर एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी। This is all about concept of ecology and biological component of ecology. Thank you very much.